नमस्कार दोस्तों। स्वागत है आपका अपने चैनल सुनहरी कहानियां में। आज की कहानी है नथ, जिसकी लेखिका शिवानी जी हैं। आइए कहानी पर प्रकाश डालते हैं। पुट्टी ने उठकर अपनी छोटी सी खिड़की के द्वार खोल दिए। धुएं से काली दीवारों पर सूरज की किरणों का जाल बिछ गया। छत से झूलते हुए छींके में धरे ताजे मक्खन की खुशबू से कमरा भर गया और पुट्टी के हृदय में एक टीस सी उठ गई। क्या करेगी उस खुशबू का, जब उस मक्खन को खाने वाला ही नहीं रहा। ऐसे ही ताजे मक्खन की डली फाफर की काली रोटी पर धरकर खाते खाते उसके पति ने उसके मुंह में अपना झूठा गस्सा ठूंस दिया था, ठीक जाने के एक दिन पहले। उस दिन भी ऐसे ही खिड़की के पट से जोर सा उजाला आकर पूरे कमरे में फैल गया था और उसी उजाले के पीछे पीछे न जाने कहां से उसकी सास आकर खड़ी हो गई। अपने धृष्ट फौजी पुत्र की बहू को कर्कशा सास ने वहीं चीर कर धर दिया था। हद है बेशर्मी की भी। हमारे कुआओं की छोकरी होती तो ऐसी बेशरम थोड़ी ना होती, है ना तिब्बत की लामानी, इसी से गुण दिख रहे हैं इसके। सास के जाने के पश्चात वह कितनी देर तक पति की छाती पर सर धरे सुबकती रही, पर जिस छाती को चीनियों की गोलियों की वर्षा झेलनी थी, वह सुंदर पत्नी की टेक बनती भी तो कैसे। गुमान सिंह के जाते ही पुट्टी पर विपत्तियों का पर्वत टूट पड़ा। सास, विधवा ननद और जेठानी की गालियां सुनती और वह जानबूझकर बहरी बन जाती। दोनों कानों पर हाथ धरकर इशारा करती कि उसे कुछ भी सुनाई नहीं दे रहा। विधवा ननद का पर्वताकार शरीर क्रोध के भूकंप से डोल उठता। अंधी कानी बहरी लड़कियां, क्या अभी और बची हैं भौजी तुम्हारे तिब्बत में? अभी हमारा एक और भाई भी है, वह व्यंग भरे स्वर में चीख कर कहती, अपने दोनों कानों पर हाथ धरकर अपनी भोली सूरत को और भी भोली बनाकर। पुट्टी सधे अभिमय की मुद्रा में कहती, क्या करूं, न जाने क्या हो गया है इन कानों में। हरदम साई साई की आवाज आती है, एकदम वज्र सा गिर गया है निगोड़े कानों में। इतना घमंड था ना अपने रूप का, तिब्बत की जादू से हमारे भैया को भेड़ बनाकर रख दिया। इसी से भगवान ने सजा दी है तुमको। भगवान करे तुम्हारे कानों पर ही नहीं पूरे शरीर में वज्र गिर जाए। कुलक्षणी न होती तो क्या गुमान को लद्दाख जाना पड़ता। पुट्टी अपनी हिरनी की सी तरल दृष्टि से उसे देखकर हंसती रहती, जैसे उसकी पुरुष गर्जना का एक भी शब्द उसके पल्ले ना पड़ा हो। माता, भाई, भौजाई और विधवा बहन से लोहा लेकर ही गुमान उसे ब्याह कर लाया था। अपनी मां के साथ वह गांव गांव में फेरी लगाकर बिसाथी का छोटा मोटा सामान बेचा करती थी। स्वास्थ्य से दमकते लाल चेहरे पर उसकी तीखी नाक और बड़ी बड़ी आंखें लामा कन्याओं की भांति चपटी और छोटी नहीं थी। कानों में गंदे पीले सूत में बंधे फिरोजा और मूंगे झूलते रहते थे। कंधों से टखनों तक झूलते उसके तिब्बती लबादे की ढीली ढाली बाहों में वह एकदम ही बच्ची लगती। पर कभी कभी लबादे की केंचुली उतार कर वह उसकी बाहों में रहस्यमय सीवन में ढूंढ ढूंढ कर जुए मारती, और अब लबादे की केंचुली से रहित उसका उन्मुक्त यौवन किसी लपलपाते नाग की भांति देखने वाले को डसने दौड़ पड़ता। गुमान ने भी उसे एक दिन बिना केंचुली के देख लिया था। ग्राम के चौराहे पर उसकी मां ने अपनी गंदी चादर फैलाकर दुकान खोल दी थी। जंबू, गनफ्रेड़ी आदि मसाले की जड़ी बूटियों के बीच वह स्वयं टांग पसार कर धूप सेक रही थी और एक टीले पर बैठी उसकी सुंदरी पुत्री अपने लबादे की बाहों से जुएं बीन बीन कर मार रही थी। गुमान सिंह छुट्टियों में घर आया हुआ था। सुबह उठकर वह घूमने निकला और मां बेटी की हाट के सामने ठिठक कर खड़ा हो गया। पुट्टी अपनी सुडौल बाहों को अपने लबादे की मुर्दा बाहों से टटोल टटोल कर जुएं निकाल रही थी। गुमान को देखा तो लजाकर अपने हाथ खींच लिए। उसके गालों की उठी मंगोल हड्डियों के बीच गुलाबी रस का सागर छलक उठा।
चौड़े माथे पर गोंद की तरह चिपकाई काले केशों की पुट्टी से कुछ केश निकलकर हवा में फरफरा रहे थे। जीर्ण कुर्ते के बटनों की पूर्ति एक बड़ी सी सेफ्टी पिन लगाकर की गई थी। पर किसी वेगवती नदी के दो पाटों पर बांधा गया रस्सी का पहाड़ी पुल जैसे साधारण सी हवा में कांप उठता था, उसी भांति सेफ्टी पिन रह रहकर कांप रही थी। गुमान अकारण ही चीजों का मोल तोल करने लगा। कभी मैली चादर पर सजे छोटे आईने में अपनी मूछें संवारता, कभी नीले फिरोजा की अंगूठी पहनता और कभी उठाकर तिब्बती घंटियों की टनटनाने लगता। क्यों बेकार में गड़बड़ करता है? पुट्टी की मां ने अपनी टूटी फूटी हिंदी में झिड़क दिया। लेना है तो ले, नहीं तो जा यहां से। उसकी युवा पुत्री के आते ही ग्राम के मंचलों की भीड़ जमा हो जाती, पर वह बड़ी खूंखार और रूखी औरत थी। जौ की शराब और भेड़ बकरे के कच्चे गोश्त ने उसका रक्तचाप शायद और भी बढ़ा दिया था। नकली और असली ग्राहक को वह चट से जान जाती थी, पर गुमान सिंह को दोबारा झड़कने का साहस उसे भी न हुआ। उस गोरे तरुण की निर्भीक दृष्टि में कुछ अजीब मोहिनी थी। फिर वह फौजी जवान था, ऐसे फौजी जो एक दो दिन में ही निर्मम चीनी लुटेरों को भगाने लाम पर जा रहा था। पुट्टी की मां का मन अकारण ही ममता से भर गया। चीनियों को वह कभी क्षमा नहीं कर पाई थी। उसके इकलौते 12 वर्ष के पुत्र को उन्होंने चीन के किसी स्कूल में पढ़ने भेज दिया था। उसके दमे के रोगी पति को सड़क की बेगार में जोत जोत कर मार डाला था। उसके हाथी से विराट याक को काट काट कर हत्यारों ने अपनी फौजी टुकड़ी को खिला दिया था, और एक दिन भी वह चूकती तो वह उसकी पुट्टी को भी उड़ा कर ले जाते। रात ही रात वह भी मंत्र का जाप करती हुई पुत्री को खींचती गिरती पड़ती तिब्बत की सीमा पार कर गई थी। उन्हीं चीनियों को मार भगाने गुमान जा रहा था। इसी से वह उसकी श्रद्धा का पात्र बन गया था। वह नित्य ही उस सराय में पहुंच जाता जहां पुट्टी अपनी मां के साथ रहती थी। पुट्टी उसके लिए मक्खन, नमक वाली गरम तिब्बती चाय और पशम सहित भुने हुए भेड़ की रान के बड़े बड़े टुकड़े तैयार कर लाती। पुट्टी की मां दोनों पर अपनी छोटी छोटी आंखों का अंकुश लगाए बैठी रहती। फिर भी न जाने कब पुट्टी के मंगोल कटाक्षों की अर्गला गुमान के हृदय कंटाप पर स्वयं ही लग गई। जाने के 3 दिन पूर्व गुमान ने पुट्टी की मां के सम्मुख उसकी पुत्री से विवाह का प्रस्ताव रखा तो वह बड़े सोच में पड़ गई। कुमैयों के बीच खाली दाल भात खाकर उसकी तिब्बती बेटी कैसे जिएगी? बिना जौ की शराब के उसके गले के नीचे रोटी का गस्सा तक नहीं उतरता, और फिर दूध चीनी वाली चाय भला कौन तिब्बती लड़की गुटक पाएगी? फिर वह गुमान की मां और विधवा बहन को देख चुकी थी। उस क्रूर बुढ़िया के शासन में उसकी पुट्टी घुल घुल कर रह जाएगी। नहीं, दृढ़ स्वर में अपना निश्चय प्रकट करने को उसने अपनी गर्दन ऊंची की तो देखा गुमान और पुट्टी दोनों दीन याचक की दृष्टि से उसे देख रहे थे। दूसरे ही क्षण पुट्टी की मां को ग्राम के मंचलों का ध्यान आया, जो भूखे व्याघ्र की भांति पुट्टी को किसी भी क्षण निकल जाने को तत्पर थे। उसने अपनी सहमति दे दी, पर अभी गुमान को अपनी मां, बहन और बिरादरी से मोर्चा लेना था। मां ने पहाड़ से कूद जाने की धमकी दी। बहन ने कहा वह फांसी लगा लेगी। पर तिब्बत की सुंदरी कन्या को लाकर जब गुमान 5 पंचों के सामने सीना तान कर खड़ा हो गया तो पंच भी सहम गए। पुट्टी के सात्विक सौंदर्य ने धर्म, जाति और रूढ़ियों की उलझी गांठें क्षण भर में सुलझाकर राख कर दी। दूसरे ग्राम से पंडित बुलाकर गुमान के युवा मित्रों ने फेरे दिला दिए और कुछ याकूत, फिरोजे चांदी की 3-4
दंत कुंदनिया और 4 बकरियों के दहेज के साथ जोर जोर से रोकर पुट्टी की मां ने उसे सराय से ससुराल के लिए विदा कर दिया। न जाने कितनी गालियों से सास ने उसका वर्णन किया। जेठानी और ननद उसके विचित्र लबादे का मजाक बनाती और जोर जोर से हंसा करती, किंतु उस बदसूरत लबादे के भीतर जगमगाते रत्न को एक ही व्यक्ति ने पहचाना और वह था गुमान। वह जितना ही अपनी भोली विचित्र पत्नी को देखता उतना ही उसके सौंदर्य में डूबा चला जाता। पुट्टी बहुत कम बोलती थी और बोलने और हंसने में उसके गालों की ऊंची हड्डियां कुछ और भी ऊंची हो उठती थी। गुमान का कमरा बेहद छोटा और अंधकारमय था। एक कोने में ताजे खोदे गए मिट्टी से सने आलूओं का ढेर लगा था। दूसरी ओर 2 टूटे हल दीवार से टिके हुए थे, जिन पर उसकी खाकी वर्दी टंगी हुई थी। काली दीवार पर एक बड़ा सा आईना टंगा था, जिसे गुमान मद्रास से खरीद कर लाया था। उसी आईने में युगल प्रेमियों ने एक साथ अपना चेहरा देखा तो दिन भर की कड़वाहट भूल गए। रात को अपनी नई नवेली पत्नी के लिए गुमान कमरे में ही खाना ले गया तो वह कटकर रह गई। बार बार उसने गर्दन हिलाकर कमरे में खाने की व्यवस्था पर असंतोष प्रकट किया। टूटी फूटी पहाड़ी में अपनी लज्जा व्यक्त करने की चेष्टा की, किंतु वह जिधर गर्दन फेरती वहीं उसका सजीला पति उसके मुंह में गस्सा ठूंस देता। पुट्टी अपनी ढीली ढीली बाहों में मुंह ढकने की चेष्टा कर अपनी तिब्बती भाषा में न जाने क्या बुदबुदाती और गुमान उसकी विचित्र बड़बड़ाहट को दोहराता तो वह खिलखिलाकर हंस देती। गुमान होठों पर उंगली रखकर उसे इशारे से समझाता, धीरे हंसो, बगल वाले कमरे में अम्मा लेटी हैं। पुट्टी उसके गूंगे आदेश को चट समझ लेती। दोनों नंदनवन के उस शीतल वृक्ष की छाया में थे जहां भाषा का कोई बंधन न था। वहां केवल एक ही भाषा उन लोगों में थी और वह है हृदय की। दूसरे दिन वह सास के पीछे पीछे छाया सी घूमती रही, पर वह एक शब्द भी न बोली। ननद के साथ वह बर्तन मलवाने बैठी तो ननद ने उसकी ओर देखकर पच्च से थूक दिया। पुट्टी की आंखों में आंसू छलक आए। अभी तो उसका पति यहीं था, उसके जाने पर उसकी कैसी दुर्गति होगी। दूसरे दिन उसकी मां उससे मिलने आई। पुत्री के कुम्हलाए चेहरे को देखकर उसका जी भर आया। अपनी भाषा में फुसफुसाकर उसने पुट्टी के हृदय का भेद लेने की बड़ी चेष्टा की, पर पुट्टी सिर झुकाए खड़ी रही, कुछ न बोली। उसके पीछे खड़ी उसकी सास और ननद आग्नेय दृष्टि से उसकी मां को देख रही थी। किसी ने उससे बैठने को भी नहीं पूछा। तब गुमान अपने मित्रों की टोली के साथ शिकार खेलने गया था। लौटने पर अपनी मां के अपमान की बात पुट्टी ने उसके सामने रखी। इस बीच गुमान सिंह का जाने का दिन भी आ गया। जाने से कुछ घंटे पहले उसने अपने खाकी कुर्ते में लपेटा गया एक रहस्यमय उपहार पुट्टी को थमा दिया। पुट्टी, इसमें तेरी पसंद की चीज लाया हूं, पर अभी मत खोलना, समझी? और अकेले में देखकर इसे आलू की ढेरी के नीचे गाड़ कर रख देना। पुट्टी डबडबाई आंखों से पति के हंसमुख चेहरे को देखती रही। कहती भी क्या? अपने हृदय की व्यथा को वह अपनी तिब्बती भाषा में ठीक से व्यक्त कर सकती थी, और उस भाषा के दुर्गुण शब्द उसका पति कैसे समझता। पतली मूछों के नीचे पति की मीठी हंसी के सपने देखती बेचारी आलू के ढेर पर सिसकती रही। एकाएक उसे पति के शब्द याद आ गए, इसे अकेले में देखना पुट्टी। हाथ की बादामी थैली को वह भूल ही गई थी। क्या लाया होगा गुमान इसमें? कांपते हाथों से उसने पोटली खोलकर और चौंक कर पीछे हट गई। पोटली से यदि काला नाग भी फन उठाए निकलता तो शायद वह इतना नहीं चौंकती। पोटली से उसके पीले गोल चेहरे की
परिधि से भी बड़ी पीले चोखे सोने की नथ झकझक दमक रही थी। लाल, सफेद और हरे कुंदन का जड़ाऊ लोलक उसके हाथ के स्पर्श पाकर घड़ी के पेंडुलम सा डोल उठा। सहसा उसकी आंखें पति के प्रति कृतज्ञता से डबडबा आईं। एक दिन उसने ग्राम के प्रधान की बहू की नई नथ देखकर पति से आलू के इसी ढेर पर बैठकर एक नथ की फरमाइश की थी। हाथ के इशारे से ही उसने अपनी छोटी सुघड़ नसिका के इर्द गिर्द उंगली का घेरा खींच खींच कर भूमिका बांधी थी। पहले गुमान समझा नहीं था और फिर कैसे ठठाकर हंस पड़ा था। आज उसी आलू के ढेरी पर बैठकर नथ झकझक कर रही थी, पर उसे पहनकर बैठेगी तो देखेगा कौन? टप टप कर उसकी आंखों से आंसू गिरने लगे। न जाने कब उसकी मां आकर चुपचाप उसके पीछे खड़ी हो गई थी। सास और ननद गुमान को छोड़ने बस स्टैंड गई हुई थीं। पुट्टी की मां शायद बाजार करने जा रही थी। माथे पर पोटली की गांठ बंधी थी। दामाद से वह कल ही मिल चुकी थी। सुबह से ही पुट्टी के लिए उसका मन न जाने क्यों व्याकुल सा हो उठ रहा था। सूजी सूजी आंखों से मां को निहार कर पुट्टी ने इशारे से नथ दिखाई। पोटली को नीचे उतारकर मां पुत्री के निकट खिसक आई। नथ हाथ से उठाई तो उसकी आंखें आश्चर्य से फट गईं। बाप रे बाप, कम से कम 6 तोले की है पुट्टी। इतना रुपया तेरे आदमी के पास कहां से आया? क्या पता मां, कह गए थे अम्मा से बचाकर जमीन में गाड़ देना। पुट्टी की मां की आंखों में समथिन के प्रति घृणा भर आई। ठीक ही तो कह गया, चुड़ैल अपनी बेटियों को दे देगी। ला जल्दी से इसको दे, गाड़ कर रख दूंगी, नहीं तो बुढ़िया आ जाएगी। पर एक बार पहन तो ले बेटी, मैं भी देखूं ऐसी नथ और तेरा रूप एक बार तो देख जाता अभागा। सुंदरी पुत्री के सौम्य चेहरे पर नथ की शोभा देखकर उसकी आंखें भर आईं। डलियों में धरे टूटे दर्पण को निकालकर पुट्टी ने चटपट अपना चेहरा देखा तो स्वयं लाज से लाल पड़ गई। छी, कहीं भी अच्छी नहीं लग रही हूं, ऐसा कहकर वह मां से अपने सौंदर्य की स्तुति बार बार सुनना चाह रही थी। तू अच्छी नहीं लग रही है तो कौन अच्छी लगेगी? तेरी खसूट सास। अच्छा ला, उतार नथ, मैं चट से गाड़ दूं। ऐसी चीज क्या बार बार बनती हैं? जब तक पुट्टी की सास और ननद लौटी, मां बेटी ने 2 हाथ गहरा गड्ढा खोदकर नथ को गाड़ दिया था। नथ का इतिहास मां बेटी तक ही सीमित रह गया था। फिर धीरे धीरे युद्ध की दारुण विभीषिका में पुट्टी भटक कर रह गई। भांति भांति के भयावह समाचार सुनकर वह तड़प तड़प कर रह जाती। कभी सुनती कमाओं के असंख्य वीर जवानों के पावन रक्त के अबीर से नेफा और लद्दाख के वन वतांत रंग गए हैं। कभी सुनती नृशंस चीनी हत्यारों ने चारों ओर से घेर कर कुमाऊं रेजिडेंट में एक पूरी टुकड़ी को मोर्टार तोपों से भून दिया। भूखी प्यासी वह कभी स्कूल के हेडमास्टर के रेडियो से कान सटाकर बैठी होती, कभी बिलख बिलख कर रोने लगती। हिंदी वह ठीक से समझ नहीं पाती थी और ठीक से न समझे जाने पर युद्ध के भयावने समाचार उसे और भी भयानक लगते। सास दिन भर बड़बड़ाती, कुलक्षणी कहीं की, ये कुलक्षणी रो रो कर कैसा अपशगुन फैला रही है। बहुत दिनों तक गुमान की कोई चिट्ठी नहीं आई और फिर एक दिन एक तार आया। कुमाऊं रेजिमेंट का गुमान सिंह दुश्मन की गोलियां झेलता हुआ आखिरी दम तक अपनी चौकी पर डटा रहा। अंत में जांघ में गोला फटक कर लगने से वह वीर गति को प्राप्त हुआ। जब उसकी सास और ननद छातियां पीट पीट कर घायल हथनी सी चिंघाड़ रही थीं, तब पुट्टी शांत प्रस्तर प्रमूर्ति सी खड़ी हुई आलू की ढेरी पर बैठी थी। वही आलूओं का ढेर उसके प्रेम का ताजमहल बन गया था। उसी ढेर पर सौभाग्य ने उसका वरण किया है और आज वही वैधव्य का विषधर उसे डस गया था। एक एक आलू के साथ
सहस्त्र स्मृतियां लिपटी पड़ी थीं। आलुओं की मिट्टी पर गुमान ने जाने के एक दिन पहले अपना और पुट्टी का नाम उंगली से लिख दिया था। नाम के उसी घेरे को पुट्टी एकटक देखे जा रही थी। पुट्टी की मां बिलखती आई, पर पुट्टी को देखकर स्तब्ध रह गई। यह तो पुट्टी नहीं, जैसे स्वयं तिब्बत के मठाधीश बड़े लामा बैठे थे। उसकी आंखों में एक भी आंसू नहीं था। स्थिर दृष्टि उठाकर उसने अपनी मां को देखा। मेरी बच्ची, मेरे साथ घर चलेगी? वह अपना चेहरा उसके पास सटाकर बोली। नहीं नहीं, मैं वहीं रहूंगी। आलुओं की ढेरी को ममता से देखकर पुट्टी ने मुंह फेर लिया। पुत्र की मृत्यु ने उसकी सास को जीती जागती तोप बना दिया। वह दिन रात आग उगलती, पर पुट्टी पत्थर बन गई थी। रोज रात को वह पति की वर्दी सूंघती, माथे से लगाती और फिर छाती से लगाकर आलुओं के ढेर पर लेट जाती। जिधर करवट बदलती उधर ही वर्दी को भी पलट देती और धुएं से काली छत को देखती रहती। एक दिन उसने सोचा, उसके ग्राम से 70 मील दूर की तहसील पर कमिश्नर साहब आए हुए हैं और गांव की स्त्रियों से सोना मांग रहे हैं। सोना जमा कर देश के लिए गोलियां खरीदी जाएंगी, बारूद आएगा और उसी गोला बारूद से चीनियों से लोहा लिया जाएगा। पर जिसके पास होगा इतना सोना, और किसके पास होगा इतना सोना? पुट्टी ने सुना उसकी सास अपनी पुत्री को कह रही थी, हमारे दरिद्र गांव में तो 2 बेला एक मूठ अन्न भी नहीं जुटता। मेरे पास तो 10 तोले की नथ है, पर क्यों दूं? इन्होंने ही मेरा बेटा छीन लिया है। पुट्टी मन ही मन सास पर झुंझला उठी। इस बुढ़ापे में भी नथ का लोभ नहीं गया। उसकी आंखें सहसा अंधेरे कमरे में जुगनू सी चमकी। उसके हाथ स्वयं ही टटोल टटोल कर आलुओं के ढेर को हटाकर मिट्टी खोदने लगे। गांव की तहसील में बड़ी भीड़ थी। कमिश्नर साहब ने अपने बंद गले के अफसारी कोट के बटन खोलकर बड़ा जोशीला भाषण दिया। उसमें उन्होंने यह भी उल्लेख किया कि किस प्रकार उसकी पत्नी ने अपने गले की चैन खोलकर स्वेच्छा से रक्षा कोष की झोली में डाल दी थी। सभा में एक अजीब सी स्तंभता छाई थी। तभी भीड़ को चीरकर एक तिब्बती किशोरी बढ़ गई। उसके फटे लबादे की बाहों से उसकी बताशे सी सफेद कोहनियां निकल गई थीं। तेजी से चलने के कारण वह अभी भी हाँफ रही थी। ललाट पर पसीने की बूंदें उसके चंपई रंग को और भी मनोहारी बना रही थीं। जल्दी से हाथ की खाकी पोटली को कमिश्नर की थैली में डालकर वह भीड़ में खो गई। न उसे अपनी उदारता की घोषणा करने का अवकाश था, न कोई कामना। कमिश्नर महिषी की पतली आधे तोले की चेन नई सोने की नथ की कुंडली के नीचे न जाने कहां खो गई। बातों के धनी कमिश्नर की 70 मूछों को पुट्टी के आकस्मिक आगमन से सहसा खींचकर नीचा कर दिया। अपनी पत्नी के सामान्य दान की ऊंची घोषणा का खोखलापन उन्हें स्वयं धिक्कारने लगा। क्या वह पतली चैन उनकी पत्नी का एकमात्र आभूषण था? उनका 100 तोला सोना तो स्टेट बैंक के लॉकर से स्वयं उनकी मां ने कहीं गाड़ दिया था। युद्ध के दिनों में भला बैंक में सोना कौन धरेगा? मां ने कहा था। कांपते कंठ से उन्होंने भीड़ को सूचित कर दिया था, एक अज्ञात महिला अभी अभी वह नथ दे गई है। भीड़ में वह जहां भी हो आकर अपनी रसीद ले जाए। हाथ में पकड़कर उन्होंने नथ उठाकर भीड़ को दिखाई। तिलमिलाते रौद्र की प्रखर किरणों में नथ झकझक कर उठी। भीड़ से कोई भी महिला उठकर रसीद लेने नहीं आई। केवल नथ ही चमक चमक कर पुट्टी के सात्विक दान की रसीद अपने सुनहले अक्षरों में स्वयं लिख गई। आशा करती हूं आपको ये कहानी पसंद आई हो। मिलते हैं एक नई कहानी के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।